टॉपिक है क्या? तो देखिए मसला ये है कि हमें ना आगे चलने के लिए ना चंद एक चीजों की समझ बड़ी जरूरी है। मिसाल के तौर पे पर्पस ऑफ बिजनेस में एक तो आप समझ चुके हैं कि बिजनेस के मकासद दो तरह के हैं। एक तो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का काम है, प्रॉफिट कमाना। हम समझ चुके हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्या हाल है जी? अच्छा, और हम ये भी समझ चुके हैं कि बुनियादी मकसद ये है कि प्रॉफिट के साथ साथ मार्केट में क्या करना है, सरवाइव करना है और कंपेटिटर्स के मुकाबले में अपना ब्रांड इमेज ज्यादा अच्छा बनाना है। ये हम समझ चुके हैं। और जो आपने ऑर्गेनाइजेशन देखी नॉन प्रॉफिट जाहिर है उनका मकसद है अपने बेनिफिशियरीज के लिए मैक्सिमम काम करना। लेकिन बिजनेस के पर्पसेस की एक लंबी चौड़ी कहानी है, लंबी चौड़ी स्टोरी है। मिसाल के तौर पे हम ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि एक बिजनेस जो है ना वो इसलिए बना है कि अगर वो बिजनेस है तो जाहिर बात है उसका मकसद बिजनेस करना है। बिजनेस करना मतलब प्रॉफिट कमाना है, बुनियादी पर्पस यही है। लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के साथ साथ बहुत सारे, जैसे होता है ना वहां हम कहते हैं ये प्राइम डिटर्मिनेंट है, समझ लीजिए यहां ये प्राइम डिटर्मिनेंट है, लेकिन उसके अलावा कई काम है। मिसाल के तौर पे बिजनेस की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है डिलीवर वैल्यू। क्या करें? डिलीवर वैल्यू, वैल्यू डिलीवर करें। वैल्यू डिलीवर का मतलब क्या होता है? हमने जाके फिलिप कॉटलर से पूछा, बहुत बड़ा राइटर है, कि वैल्यू डिलीवर का मतलब क्या होता है। वो कहता है हर वो चीज को मैं वैल्यू कहूंगा जो प्राइस के मुकाबले में सेटिस्फैक्शन ज्यादा देती है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा देती है, ये वैल्यू है। यानी आप माने या ना माने कंज्यूमर किसी चीज को तब ही खरीदता है जब उसे महसूस हो कि ये कीमत देके ना मुझे इतना फायदा मिल जाएगा। वो फायदा कम से कम ब्रेक इवन तो होना चाहिए कि जितनी कीमत अदा कर रहा हूं उतना फायदा तो मिले। क्या हाल है? अब एक सवाल है आप लोगों से, एक गाड़ी है जिसका एक दरमियाना वर्जन है, ना बहुत ऊपर का ना नीचे का, हम उसे कहते हैं आल्टो VXR, 21 लाख की है, घर लाते लाते 24 लाख की पड़ जाती है। आजकल लोग उसे इतना खरीद नहीं रहे, क्या वजह है? जितनी प्राइस है उन्हें उसके अंदर उतनी वैल्यू नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके नजदीक तो 20 लाख रुपए में अच्छी खासी गाड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहता है 20 लाख रुपए देके ये जो वैल्यू है ये कम है। क्या हाल है? ऐसे ही है जी। लेकिन जब ये गाड़ी 12 लाख रुपए की थी या एट द अराइवल ये 10 लाख की थी, तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था सेल में। इसकी क्या वजह हो सकती है? कि जितनी कीमत ले रहा था उस कदर उससे ज्यादा मिल रही थी, कदर उससे नहीं वैल्यू से ज्यादा मिल रही थी, है ना जी। तो मेरे पास एक गाड़ी थी सुजुकी मेहरान, तो मैंने जब नई नई टीचिंग शुरू की तो एक बंदा मेरे पीछे पड़ गया, जी ये ले ले बड़े काम की चीज है ये वो। एक दोस्त भी पड़ गया, मैं अच्छा खासा मोटरसाइकिल पे जिंदगी गुजार रहा था, उसने कहा जी ले ले, हमने ले ली। अच्छा जी, वो आई जी 3 लाख और 15,000 की, 3 लाख और 15,000 की, बगैर एसी के। उसको मुझे समझ ही नहीं थी गाड़ी की, कोई भी समझ नहीं है, अलिफ बे का भी नहीं पता। पर इतना पता इसके 4 टायर होते हैं, अंदर को व्हील सा लगा, उसको घुमाने से चलती है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। हर जी ले लिया हमने, वो ले ली जनाब, वो कमाल गाड़ी निकली जनाब। वो गाड़ी जो है लेते ही मुझे फैसलाबाद में भी जॉब मिल गई, GCNC फैसलाबाद में, और मैंने उनसे तय किया कि भले मैं कॉन्ट्रेक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर हूं यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ 3 दिन आऊंगा, जुम्मा हफ्ता और इतवार। मैं लाहौर का रहने वाला, वरना मैं नहीं आता। और ऐसा ठीक है आज, चूंकि जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये वो सब्जेक्ट है, कोई यहाँ पे कोई हाथ नहीं डालेगा, तो आप जो कहें सही है, वो मान गए।
लेकिन फिर मैंने कहा जी जुम्मे को मैं इधर से जुम्मा पढ़ के निकलूंगा, जुम्मे की भी मैं शाम को निकलूंगा। तो बच्चों वो गाड़ी मैंने लेनी, उस वक्त सीएनजी का दौर था, सीएनजी का सिलेंडर बनाना और फैसलाबाद, यहां से जुम्मा पढ़ के फैसलाबाद चले। वहां से मैंने फ्राइडे को पढ़ाना है, संडे को 3-4 लेक्चर ज़ाहिर है, फिर सारा पेंडिंग हफ्ते का काम मुकाना है, जुम्मे को 1-2 लेक्चर पढ़ा के वापस आना है, उधर से वापस आके गुजरांवाला रुकना है, वहां मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी में 1-2 लेक्चर पढ़ाने और शाम को लाहौर पहुंच जाना। अगले दिन सुबह संडे को मंडे को यहाँ लाहौर की एक्टिविटी जो भी यूनिवर्सिटीज़ की, एस्पीरिया यूनिवर्सिटी थी मेरे पास, स्कैन के कुछ कोर्सेज होते थे। अच्छा एनीवे वो मैं करता था। तो मैंने देखा कि वो गाड़ी 2,25,000 किलोमीटर चलाई गई। कितनी? 2,25,000 किलोमीटर 2021 तक सर्विस में रही, जबकि वो कीमत पूरी कर चुकी है कब? 7 या 8 तक। उसकी वजह से इतना मैंने काम बाहर का पकड़ा, वो उसी के चक्कर में पकड़ा। अच्छा तो कीमत पूरी होगी। अब देखिए उसने सोचा भी नहीं था, अभी तक मैंने मांगे भी नहीं, वो ले गए, वो चला रहे हैं। तो उधर भी चल रही, पता नहीं BMW क्या होती होगी। अगर मेहरान इतना काम करती तो वो कितना करती होगी। मैंने ऐसे ही अपने मैकेनिक से पूछा, उन्होंने कहा सर आप ऐसा करें टोयोटा विट्स ले लें। मैं कहा टोयोटा विट्स कितनी को चली, मिल जाएगी कितने पैसे? सर 2-2.5 लाख चली होगा। 2-2.5 लाख पीछे क्या रह गया होगा? कहता सर जी 4-4.5 लाख रुपए तक तो इंजन बोलेगा भी नहीं जापान की चली होगी। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैल्यू डिलीवरेंस इसको कहते हैं ना। फिर तो बिजनेस का काम मुनाफा कमाना तो है ही, लेकिन अपने कस्टमर को क्या देनी है? वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं, वैल्यू का आप सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं। ये सेटिस्फेक्शन ही तो है जो मैं बयान कर रहा हूं। क्या ख्याल है ना जी? तो दिस इज व्हाट। लेकिन ऐसा दूसरों के साथ ऐसा नहीं भी है। बाद लोग कहते हैं जी मेरा 75,000 में इंजन खुल गया, बाद कहते हैं मैं तो मोटरवे से आ रहा था सीज हो गया। बट थिंग इज दिस, मैनुअल पढ़ोगे, मैनुअल के मुताबिक चलाओगे तो चीज चलेगी ना, मैनुअल के अलावा चलाओगे तो फिर वो नहीं चलेगी। अच्छा बच्चों, तो पहली बात, बिजनेस का मकसद मुनाफा कमाना है, लेकिन उसका मकसद वैल्यू डिलीवर करना भी है। अच्छा अब बच्चों आगे आ गई क्या? टाइमली पेमेंट। बिजनेस का एक मकसद है वक्त पे अदायगियां करना। अब आप सोचें सर कौन सी टाइमली पेमेंट? भाई बिजनेस के साथ कोई एक बंदा वाबस्ता तो नहीं होता, बिजनेस के साथ तो बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं, जैसे सप्लायर हैं। अच्छा अगर सप्लायर को टाइमली पेमेंट ना की तो वो माल देता रहेगा? नहीं देगा। वो हमेशा अच्छा माल किसको देगा? जो उसे टाइमली पेमेंट करता है। अच्छा चले इसकी बात कर ले। अच्छा जो इंप्लॉइज हैं वो किसके पास काम करना पसंद करेंगे? जो टाइमली पेमेंट देगा, ठीक है, उनका ख्याल रखेगा। नहीं तो क्या करेंगे? छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। भाई कोई वादा थोड़ी किया हुआ उम्र भर जिंदगी साथ निभाने का। ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई निकाहनामा थोड़ी है आपके अब्बू की तरह का। अच्छा अब बच्चों उसके बाद अदायगियां टाइम पे करना जरूरी है। एम्प्लॉइज को, बैंक्स को, जिनसे क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है, कारोबार चला रहे हैं। अच्छा शेयर होल्डर को भी तो देने पड़ते हैं ना पैसे, के नहीं देने चाहिए? शेयर होल्डर को प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है, तो ये भी तो अदायगी है ना। और जो प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उर्दू में डिविडेंड और अंग्रेजी में कहते हैं हिस्सा। ठीक है जी, तो ये क्या है? उसका डिविडेंड है, यानी उसका हिस्सा, वो भी देना जरूरी है। अच्छा अगर बिजनेस अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, फर्ज करें अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, क्या होगा? देखिए आप सोचिए कि अगर एक बंदा बिजनेस के साथ वो बसता है, चले एम्प्लॉय ले लेते हैं, उसे पैसे नहीं मिले टाइम पे, तो क्या हो जाएगा? कर्जे के बोझ से कुब्बा हो जाएगा, हेड डाउन हो जाएगा बेचारे का। क्योंकि और इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है इफ बिजनेस
बिजनेस को शौक थोड़ी है पैसे ना देने का, नॉट अर्न प्रॉफिट। अगर बिजनेस में मुनाफा ना कमाया तो क्या करेगा, डिले करेगा किसमें, पेमेंट्स में। तो जब डिले करेगा पेमेंट्स में तो आपको लगता है सिर्फ ये बंदे को पेमेंट नहीं मिलेगी, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। बात यह है इसको पेमेंट ना मिली तो इसने आगे जो वादे किए हुए ये नहीं निभाएगा। कैसे, इसको सैलरी मिलती है, ये दूध वाले को पैसे देता है, मिल्कमैन को, उसको पैसे नहीं दे सकेगा। क्या हाल है, न्यूज़पेपर वाले को पैसे नहीं दे सकेगा, केबल वाले को, क्या हाल है, इंटरनेट वाले को, गिनते जाए बस, स्कूल वालों को जहां बच्चे पढ़ रहे, ठीक है जी। और बाकी के जो बिल हैं जो आजकल खतरनाक है सबसे ज्यादा दिल के लिए, हाँ जी, ये सब नहीं दे सकेगा। आप कह रहे हैं कि जनाब एक बंदे को अदायगी नहीं होगी, मैं तो कहता हूं पूरा मुआशरा ही लेट हो जाएगा, पूरा मुआशरा ही लेट हो जाएगा, पूरा मुआशरा ही बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा बिजनेस की जिम्मेदारियां मुनाफे के अलावा एथिकल जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और सबसे पहली एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्न प्रॉफिट एंड मेक, अर्न प्रॉफिट एंड मेक टाइमली पेमेंट। मुनाफा कमाओ, अच्छी प्लानिंग करो, क्यों नहीं करते, मेहनत करो, क्योंकि ये तुम्हारे सर्वाइवल का मसला नहीं है, ये तुम्हारे साथ वाबस्ता हर बंदे के सर्वाइवल का मसला है। ये इतनी सादा और सिंपल बात नहीं है जिसको हम सिर्फ एक दफा सुन लें और बात खत्म हो जाए। ये क्या है, ये सर्वाइवल का मसला है। सो देयरफॉर मस्ट अर्न प्रॉफिट, मेक टाइमली पेमेंट, डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर, ये सारी चीजें इकट्ठी चलानी है। तो इसका मतलब बिजनेस की हैसियत माँ बाप की है, बिजनेस की हैसियत माँ बाप की है। कस्टमर को भी खुश रखना है, एम्प्लॉयज को भी खुश रखना है, सप्लायर को भी खुश रखना है, फाइनेंस प्रोवाइडर को भी खुश रखना है, और इसमें से किसी को भी खुश ना रखा तो वो वॉकआउट कर जाए, उसके पास अदर ऑप्शंस है, वो वहां निकल जाएगा। एम्प्लॉयज को आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, वो क्या करेंगे, वो आपका काम छोड़ेंगे, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। ब्रेन ड्रेन समझते हैं, यानी आपको छोड़ के किसी और जगह इंटेलेक्चुअल चला जाएगा, इंटेलेक्चुअल कहीं और जाएगा तो ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया सारा। क्या ख्याल है, इसलिए ये बड़ा अहम मसला है। अच्छा, और एम्प्लॉयज तो इसके अलावा भी मांगते हैं, एम्प्लॉयज के अलावा क्या मांगते हैं, एम्प्लॉयज इसके अलावा मांगते हैं जॉब सिक्योरिटी। क्या मांगते हैं, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि आपका जब दिल चाहे काम दे दे, जब दिल चाहे काम से निकाल दे दे, नीड द जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये काम ऐसे हो जाएंगे नहीं, इस काम के लिए आपको काफी कुछ करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि इस काम के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा। गाड़ी बनाते हो, बाइक बनाते हो, कैमरा बनाते हो, लैपटॉप बनाते हो, अगर उसको दूसरों के मुकाबले में अपग्रेड नहीं करोगे तो एक वक्त आएगा कंपेटिटर का प्रोडक्ट तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा। आप देखिए कि अगर हम आज से 7 या 10 साल पीछे जाएं तो एप्पल को कोई थ्रेट ही नहीं था, एप्पल अकेले ही खड़ा था। लेकिन 10 साल बाद आज एप्पल को सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो लिनोवो से, कि लिनोवो उस लेवल की डिवाइसेस बनाने जा रहा है। यू कांट इमेजिन, ये मेरे सामने जो X230 टैबलेट पड़ी है जिसपे मैं लेक्चर दे रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 20 साल पुरानी है, अप्रोक्सीमेटली 20 ही चले 15 साल तो पुरानी है। लेकिन कोई नई डिवाइस पता नहीं क्यों इसके अलावा हमें सूट ही नहीं कर रही। आई हैव अदर डिवाइसेस बट येट दैट जो इसकी परफॉर्मेंस मुझे लगती है, इसके अंदर मैंने काफी इंप्रूवमेंट्स की हैं, हार्ड डिस्क नई टेक्नोलॉजी की लगवा दी है, बाकी कुछ चीजें और भी चेंज करवाई हैं। आई एम गोइंग टू चेंज रैम एज वेल वेरी सून।
तो कहने का मतलब यह है कि ये हालांकि तक कि इतनी घिसी हुई है, लेकिन ये तो बात ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करो ताकि चीजें दूसरों के लिए ऐसी बनाओ कि उनके लिए यादगार हो जाए। तो आई हैव गॉन थ्रू द यूज द डेल कंप्यूटर। डेल एक मेरे पास पड़ा है घर में, वो मसला है, कीबोर्ड खराब हो गया अब उसका। अच्छा, HP है, वो हाल रोड पे किसी के ऑफिसर ने किसी के पास पड़ा हुआ है, जो सबसे लेटेस्ट था मेरा, वहां पड़ा हुआ है। पर क्या करें, उसके बाद मैंने तय किया आज के बाद डिवाइस ही लेनोवो की लेनी है, उसके अलावा कोई डिवाइस नहीं लेनी। तो R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और अपने वर्कर के लिए क्या करें, T&D क्या होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर आपका वर्कर अच्छा डेवलप नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहली बात क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरी बात ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आप ये करेंगे तो काम चलेगा। फिर इसके नतीजे में आप न्यू प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में न्यू फीचर्स ऐड करेंगे, न्यू फीचर्स ऐड करेंगे, और आपके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ड्यूरेबल हो जाएंगे, लाइफ उनकी एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे F-16 है, कब बना था, 1970 में। आज भी नए F-16 लोग खरीदते हैं, क्योंकि 70 ब्लॉक तक आते आते उसके अंदर ऐसे फीचर ऐड कर दिए गए हैं कि आज भी किसी भी नए तैयारे के लिए थ्रेट है। पाकिस्तान खुद चाहता है अमेरिका से कोई 20-25 नए मिल जाए हमें 70 ब्लॉक F-16, और उसका फायदा यह हो कि हमारे पिछले जो लिए हुए 80s के वो 52 ब्लॉक पे अपग्रेड हुए, वो 70 ब्लॉक पे अपग्रेड हो जाए, है ना। क्यों, चूंकि प्रोडक्ट को मजीद बेहतर बनाया जा सके। तो ये चीज होनी चाहिए ना फिर। और वो कहते हैं अगर ये 70 ग्रेड पे आप ले गए तो ये तैयारे जो हैं ये वैसे तो रिटायर हो जाने थे 27 में या 30 तक, तो अगर आप 70 ब्लॉक पे अपग्रेड कर देते हैं तो ये अगले 20-25 साल और चल जाएंगे। तो फिर काम तो ऐसा होना चाहिए, क्या ख्याल है। तो फिर इस पे काम होना जरूरी है। तो यही सारी बात है। फिर इसके बाद हर बिजनेस का एक काम है कि वो नेशन की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करे। जैसे चाइना को डिफेंस लेवल पे स्ट्रांग करने में हवावे का बहुत बड़ा रोल है, हवावे का बहुत बड़ा रोल है। एक माइनर से एग्रीमेंट पाकिस्तान का भी था हवावे के साथ, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिकली हमें कुछ हेल्प की है। तो नतीजा ये हुआ कि जब हम स्विफ्ट रिटार्ड के लिए गए तो उन्होंने जो फाइटर थे इंडिया के उन्हें ब्लाइंड कर दिया था, उनके अपने टावर के साथ कोई राब्ता ही नहीं थे, उनका राब्ता तोड़ के आपके टावर के साथ जोड़ दिए। लो, यानी पायलट जो चीख चिल्ला रहा है उसकी आवाज भी तुम्हें आ रही है, और जो उधर से लड़की कह रही है यू आर गोइंग आउट, वो आवाज भी आपको आ रही है, और आप वहां बैठे उनको दोनों को फड़का दिया, उनको पता भी नहीं कि कहां से मजाइला है। यानी उन्होंने त्यारा भी नहीं देखा, तकरीबन वो भी 70 से 80 किलोमीटर दूर से ही फिजा में उसने उड़ा दिया, उसको सिर्फ बीप बोली है और उसने एग्जिट कर दी, और जो Su-30 को गिराया। तो ये होता है कि जब आप नेशन की डेवलपमेंट में कितना रोल है, आप देखिए वो कंपनी हमें सपोर्ट कर रही तो आपने क्या किया, जिस कौम की वो कंपनी है वहां क्या कर रही होगी, अंदाजा करें। तो दिस इज व्हाट है कि कौम की डेवलपमेंट के लिए कोई पोलियो वैक्सीनेशन का मसला है, कोई कोविड वैक्सीनेशन का मसला है, तो कंपनी अपना जो प्लेस है ऑफर कर सकती है कि जी हमारा ऑफिस ले लें, हमारी वैन ले लें, हमारे कूलर ले लें, हमारा स्टाफ चाहे तो वो भी हम बुला देते हैं, पे हम कर देंगे, आप जाएं दूर तक वैक्सीनेशन पिलाएं। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, हर कौम की एक आइडियोलॉजी होती है, हर कौम की एक आइडियोलॉजी होती है, तो नेशनल आइडियोलॉजी को कोई बिजनेस चैलेंज ना करे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, बेसिकली मुगल एम्परर्स की आइडियोलॉजी को चैलेंज कर दिया था ना, जिससे मुल्क को ही कंट्रोल कर लिया। क्या ख्याल है, आप जरा सोचिए कोई कंपनी बाहर से आए, लेट से मिसाल दे रहा हूं कि आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएगा, मिसाल दे रहा हूं, लेट से टेलीनॉर खड़ा हो जाए और टू नेशन थ्योरी की मुखालफत शुरू कर दे, तो वो तो आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान की आइडियोलॉजी उसको बेस करती है कि हम टॉलरेट कर लेंगे।
एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस की जिम्मेदारी है, कल्चर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हम वो इश्तहार कभी अलाउ नहीं कर सकते जो वेस्ट और अमेरिका में चल रहे हैं। उन इश्तहारात को हमारे कलर और हमारे लिबास का जामा पहनाएंगे तो हम अपने चैनल मीडिया पे चलाने देंगे, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करते। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए अगर वो इधर कोई देखता है तो देख ले अपनी चॉइस पे, लेकिन हम अपने जो नेटवर्क्स हैं उन पे आपको चलाने नहीं देंगे। तो ये बच्चों, ये सारी की सारी क्या है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसको देखने के बाद हाँ, और फिर देखिए ना, ये तो ये हो गया ना, लेकिन किसी बिजनेस को, इसका मतलब ये किसी बिजनेस को लॉ को वायलेट करने की इजाजत नहीं होती, उसको कानून के जिम्मे में रहते हुए काम करना होता है। तो इसलिए यहां पे लिखा है कि प्राइमरी गोल बिजनेस का क्या है, मुनाफा कमाना, लेकिन बिजनेसेस हैव राइट टू कीप यूज प्रॉफिट टू चूज विद इन लीगल लिमिट। और उनका मकसद क्या है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, उससे वो प्रॉफिट कमाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे किसके लिए, सोसाइटी के लिए। लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अगर पैकेजेस जैसी 10 या 15 कंपनियां पाकिस्तान में और बन जाए ना, तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल में वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा, इतने लोग अकोमोडेट हो जाते हैं। अच्छा, देन यू सी, प्रॉफिट अर्न करना है और किस में रहना है, एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। ना तो उनकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करें, ना ही उनके कल्चर को चैलेंज करें, ना ही उनके लॉ को चैलेंज करें। तो आपको सोशली क्या रहना है, रिस्पॉन्सिबल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसका ना एक और नाम भी है, अगर आप कहें तो मैं बता देता हूं, कभी काम आ जाएगा। गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। जैसे अच्छा शहरी कानून का इख्तराम करता है, ऐसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट से मुराद ही क्या है, कारोबार, बिजनेस, इदारा। तो गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, तो वो एक अच्छा इदारा बने जो मुल्की मफादात का ख्याल रखे और मुल्की मफादात के लिए केयर करे। क्लियर जी। अच्छा, अब देखिए यहां पे आगे चलते हैं। तो जो चीजें मैंने सारी इकट्ठी की थी, यहां पे लिखा हुआ है कि बिजनेस हैव फाउंड मोस्ट प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्या करे, मस्ट प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे मैंने सुजुकी की मिसाल दे दी, आई थिंक और भी मिसालें दे दी आपको। ऑपरेट कैसे करे, एफिशिएंटली। लाजिम नहीं अंधों की तरह हर जगह मेटल लगाते रहो, मेटल महंगा होता है, मेटल को जंग भी लगता है। किसी जगह सस्ता प्लास्टिक लगा दो, उसको जंग भी नहीं लगेगा, ठीक है। यानी मेरे ख्याल में जितनी गाड़ियां आज बनती हैं उनके मडगार्ड लोहे के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, उससे वो लाइट वेट हो जाती है, वजनी हो जाती हैं, और प्लास्टिक गलता भी नहीं है। पहले लोहे का होता था, गल जाता था, वजन भी ज्यादा होता था, वजन ज्यादा होने से फ्यूल भी ज्यादा खाती थी गाड़ी। फिलॉसफी चेंज हो गई, उन्होंने कहा पैसे भी बचाओ, कंज्यूमर का भी भला करो। हो सकता है कल को गाड़ियों की बॉडी भी फाइबर प्लास्ट की बना दे। जो चीज टूटी है एक्सीडेंट में, लाओ पेज खोलो, कस दो खुद ही, जरूरत ही नहीं डेंटिंग मेंटिंग में जाने की। उस तरह के पेंट की पकड़ो और उसके ऊपर लगा दो। अच्छा बच्चों, बसें तो आ गई हैं, बसों की बॉडी अब फाइबर ग्लास की होती है। ये जो हमारी स्पीडू वगैरह है, अगर आप देखें तो इनके मोस्टली स्टेट कंपोनेंट फाइबर ग्लास के बने हुए। अच्छा बच्चों, आप देखिए इसके अंदर क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिकली डील करना, किसको, कस्टमर को, ठीक है ना, और एम्प्लॉयज को, इन्वेस्टर को, गवर्नमेंट रेगुलेशन को, और कम्युनिटी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको अच्छी तरह डील करना। यानी इनके जो जो मफादात है, कस्टमर ये तो नहीं कहता कंपनी मेरे नाम कर दो, कस्टमर कहता है ये जो टोयोटा बना के दिए ना, इसका पुर्जे बाद में देते रहना, इसकी मैनुअल देते रहना, इसकी जो बाद फ्रोक सर्विसेज है वो देते रहना, ठीक है, और कंपनी कायम रखना, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो गई तो गाड़ी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। क्या हाल है, सेंट्रो एक दफा बंद हो गई थी, तो हमारे जितने 200 हुंडई सेंट्रो थी, वो कहते हैं यार 2 लाख रुपए की गाड़ी सस्ती हो गई। क्यों, कहते हैं कंपनी बंद हो गई, अब लोगों को शक है पुर्जे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब है
इसी तरह एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, इन्वेस्टर को पैसा अपना वापस चाहिए मुनाफे समेत, तो ये सब करना है। अच्छा, उसके बाद वो लोग बिकॉज ग्रुप्स हैव स्टेक इन सक्सेस ऑफ द बिजनेस। अब देखिए हम सब लोग जो, अगर फर्ज करें मैं होंडा का कंज्यूमर हूं, उसके एम्प्लॉयज भी हैं, उसके सप्लायर भी हैं, उसके साथ वाबस्ता मैनेजमेंट भी, क्या दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह कारोबार चलता रहे, इसकी तरक्की होती रहे, ठीक है ना, ऐसे होते ना, फिर हम दुआ करते रहते हैं, चूंकि इसमें हमारा मफाद है, चूंकि हम सबका इसके अंदर क्या है, स्टेक। स्टेक का मतलब इंटरेस्ट है, मफाद, स्टेक का मतलब क्या है, मफाद, इसमें हमारा मफाद है कि चलती रहे, उनको तनख्वाह मिलती रहेगी, ठीक है, शेयर होल्डर को मुनाफा मिलता रहेगा, फाइनेंस कंपनी को इंटरेस्ट और पैसा वापस मिलता रहेगा, हम लोगों को पुर्जाजात मिलते रहेंगे, सर्विसेज मिलती रहेंगी। अच्छा बच्चों, मेनी बिजनेसेस फॉर एग्जांपल कंसर्न अबाउट हाउ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इफेक्टेड द इन्वायरमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी आता है, क्या हाल है, क्यों जी, सोचिए, इसके ऊपर पहले मैं एक दफा बात कर चुका हूं। अगर आप स्मोक छोड़ देंगे फिजा में, तो स्मोक का नतीजा क्या निकलेगा, स्मोक का नतीजा यह निकलेगा कि दरख्त के ऊपर जो चिड़िया का घर है वो खराब हो जाएगा, पड़ोसी का जो घर है कहीं करीब तरीन, उसका सांस लेना दोबर हो जाएगा, क्या ख्याल है, मुश्किलात आएंगी ना। और अगर आपने केमिकल बहा दिया, क्या बहा दिया, केमिकल बहा दिया, कहां केमिकल बहा दिया, पानी में, तो पानी में कौन रहता है, पानी में स्पीशीज रहती हैं, उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, जैसे कई आपकी बरादरी है, कछुए हैं, डड्डू हैं, टॉर्टाइज हैं, मछली हैं, फिर उसका असर इंसान पे आएगा, कैसे, वही पानी सरायत करेगा जमीन के अंदर और वहीं से हमारे ट्यूबवेल पानी भर के हमारे घरों में भेज देंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जाएगा। अगर उसका कोई जर्रात हमारे पानी में शामिल हो गया तो हमारी हेल्थ वो इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। और कुछ लोग तो आपको पता है कि गांव के साथ जो नहरें जा रही होती, लोग वहां से कूलर भर के पानी ले आते हैं और पीते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि वहां हमारी माएँ बहनें जो है कपड़े धो रही होती हैं उसी पानी से, तो क्या होगा, उससे सेहत पे मुज़र असरात होंगे। तो जो कॉस्ट बिजनेस को आनी थी वो कॉस्ट किसको चली गई, आवाम को चली गई ना। अच्छा, कॉस्ट कैसे चली गई, बिजनेस का काम था कि यहां एक प्योरिफिकेशन प्लांट लगाते, एक रीप्रोसेसिंग प्लांट लगाते, जिससे पानी दोबारा साफ हो जाता, पानी दोबारा साफ हो जाता। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पानी निकालते जा रहे हैं, इस्तेमाल करते जा रहे हैं, नाले में फेंकते जा रहे हैं, नतीजा क्या, पानी सतह जमीन से नीचे 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 जा रहा है। सबसे बड़ी मिसाल हमारे कार वॉश, इन्होंने टरबाइन लगाया हुआ है नीचे, हैवी मोटर्स लगाई हुई है, पानी लाते हैं, उससे गाड़ी धोते हैं और पानी को जाया कर देते हैं। हालांकि इनको तो उस पानी को दोबारा प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं, उस पानी में क्या है, मट्टी और जर्रात है, वो एक टैंकर में इकट्ठे करें, उसके नीचे सिर्फ जाली लगी हो कि दोबारा वही पानी जब आए तो मट्टी वापस ना आए, उस टैंकी को साल 2 साल बाद आप साफ कर लें। तो वो एक टैंकी में हफ्ता काम कर सकते हैं और वो रोजाना पानी निकाल के क्या करें, ड्रेन्स में डालते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे हमारा नुकसान हो रहा है। तो कारोबार का मकसद ये नहीं कि रिसोर्सेज को जाया करे और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको बढ़ाता जाए। अच्छा बच्चों, यहां पे आके ना एक हिस्सा लेक्चर का कवर हो जाता है जिसके अंदर हम पर्पस ऑफ बिजनेस की बात कर रहे थे। तो 1 सेक्शन इज बीइंग कवर्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों एक